चलिए आज समझते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। एक ऐसा दौर जो बड़े बड़े साम्राज्यों, नई नई आस्थाओं और एक मिली-जुली विरासत की कहानियों से भरा पड़ा है। अक्सर जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ लड़ाइयाँ और टकराव आते हैं, है ना? पर असल में ये वक्त संस्कृतियों और नए विचारों के एक जबरदस्त मेलजोल का भी गवाह बना। तो इस पूरे दौर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण के ताकतवर साम्राज्यों की, फिर उत्तर में सल्तनतों के उदय को देखेंगे, आस्था की एक नई लहर को समझेंगे, मुगलों के शिखर और पतन की कहानी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सब की विरासत क्या रही। तो हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। यहाँ पर कुछ ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य हुए जिन्होंने शासन और संस्कृति के बिल्कुल ही अनोखे तरीके ईजाद किए। इनमें सबसे पहले आते हैं चोल। इनका साम्राज्य तो मानो एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट का एक कमाल का नमूना था। राजराज प्रथम ने रेवेन्यू के लिए जमीन का सर्वे करवाया तो राजेंद्र प्रथम इतने ताकतवर थे कि उन्हें गंगईकोंड चोल यानी गंगा का विजेता कहा गया। उनकी नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी और कला, कांस्य की नटराज की मूर्तियां और द्रविड़ स्टाइल के मंदिर आज भी उनकी देन हैं। इतना ही नहीं, कंबन की तमिल रामायण भी इसी दौर में लिखी गई। लेकिन चोलों की सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका लोकल गवर्नेंस का तरीका। इसे कहते थे कुडवोले सिस्टम। सोचिए, ये एक तरह का विलेज सेल्फ गवर्नेंस था जिसमें कमेटी के मेंबर लॉटरी से चुने जाते थे, वो भी ताड़ के पत्तों पर नाम लिखकर। अपने समय से कितना आगे का सिस्टम था, है ना? अब चोलों के बाद पास में ही एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा राजा कृष्णदेव राय के समय में, जो खुद एक बहुत बड़े कवि भी थे। इनके शासन के 2 खास सिस्टम थे, नायंकर सिस्टम जो मिलिट्री गवर्नेंस का था और अयंगार सिस्टम जिससे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। हालांकि 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में हार के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। और हाँ, विजयनगर का जो सबसे बड़ा राइवल था बहमनी सल्तनत, वो भी ज्यादा दिन एक नहीं रह पाया। आखिरकार वो भी टूट गया और उससे 5 अलग अलग दक्कन सल्तनतें बनी: बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो ये तो हुई दक्षिण की बात। चलिए अब जरा उत्तर की ओर चलते हैं, क्योंकि वहां एक बिल्कुल नई ताकत अपनी जड़ें जमा रही थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अब देखिए, चोलों के गांव वाले सिस्टम से ये बिल्कुल अलग था। सल्तनत ने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अपनाया जिसे इक्ता सिस्टम कहा जाता था। इसमें होता यह था कि मिलिट्री कमांडरों और अमीरों को सैलरी के बदले जमीन दे दी जाती थी। फिर वो जमीन से रेवेन्यू वसूलते थे और अपनी सेना का खर्च उठाते थे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआती बागडोर थी गुलाम वंश के हाथ में। इसमें 4 बड़े शासक हुए जिन्होंने सल्तनत को एक शक्ल दी। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। फिर आए इल्तुतमिश, जिन्हें असली फाउंडर माना जाता है। उन्होंने टंका और जीतल के सिक्के चलाए। उनके बाद आई रजिया सुल्तान, दिल्ली पर राज करने वाली इकलौती महिला। और फिर आए बलबन, जो अपनी लौह एवं रक्त की सख्त पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। तो एक तरफ तो ये साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे, सत्ता के लिए टकराव चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही क्रांति चल रही थी। एक आध्यात्मिक क्रांति जो चुपचाप पूरे भारत में लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। ये थी भक्ति आंदोलन की लहर। इसमें भक्ति के 2 रास्ते सामने आए। एक था सगुण भक्ति, मतलब भगवान के साकार रूप की पूजा, जैसे राम या कृष्णा। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संत इसी धारा के थे। दूसरा रास्ता था निर्गुण भक्ति का, यानी एक ऐसे ईश्वर की पूजा जिसका कोई रूप या गुण नहीं है। कबीर और गुरु नानक देव जी इसके सबसे बड़े पैरोकार थे। और कबीर जैसे संतों ने तो समाज में फैले धार्मिक कट्टरपन और दिखावे पर सीधी चोट की। उनका मानना था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। उनका एक मशहूर कथन है, पवित्र किताबों की बातें तो बस गहनों की तरह हैं, उनका कोई असली उपयोग नहीं है। मतलब असली चीज तो मन की भक्ति है। ठीक इसी तरह इस्लाम के अंदर से एक सूफी लहर उठी। सूफीवाद का जोर प्यार, सहनशीलता और मन की शुद्धि पर था। इनकी अपनी कुछ खास प्रथाएं थीं, जैसे खानकाह, जो सूफियों का ठिकाना होता था, समा यानी संगीत के जरिए ईश्वर से जुड़ना, और फना मतलब खुद को मिटाकर ईश्वर में एक हो जाना। भारत में चिश्ती और सुहावरदी जैसे सिलसिले बहुत मशहूर हुए। और इन सूफी संतों का असर कितना गहरा था, इसका एक मजेदार फैक्ट सुनिए। हम सब दिल्ली के कुतुब मीनार को जानते हैं, है ना?
ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, पर ऐसा नहीं है। इसका नाम असल में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था। कमाल है ना। संस्कृति का ये जो मेलजोल चल रहा था, ये मुगलों के आने के बाद भी जारी रहा। मुगल साम्राज्य भारत में एक नई बुलंदी पर पहुंचा, लेकिन फिर उसका एक लंबा और धीमा पतन भी शुरू हुआ। अकबर के बाद जो बड़े मुगल बादशाह हुए, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जहांगीर में न्याय के लिए जंजीरे अदल लगवाई। शाहजहां का दौर तो मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। ताजमहल और लाल किला उन्हीं की देन है। और फिर औरंगजेब, जिनके समय में साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने जजिया टैक्स भी वापस लगा दिया था। औरंगजेब का शासनकाल, जैसा मैंने कहा, एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ तो उनका साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंच गया, बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीत लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ दक्कन में लगातार चलती महंगी लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। तो साम्राज्य बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला हो रहा था। और मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकी 1739 में नादिर शाह के हमले ने। उसने दिल्ली को बेरहमी से लूटा, यहां से मयूर सिंहासन और कोहे नूर हीरा भी ले गया। इस हमले ने मुगलों की बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी। तो इस पूरे दौर को, इस पूरी यात्रा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इसकी विरासत क्या है, हमें इससे क्या समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था। इस दौरान शासन के अलग अलग सिस्टम बने। कहीं गांव को आज़ादी थी तो कहीं सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री रूल। अलग अलग परंपराओं के मिलने से एक गंगा जमुनी तहजीब बनी। भक्ति और सूफी संतों ने धर्म से ऊपर उठकर प्यार और इंसानियत का संदेश दिया, और इन्हीं संतों की वजह से लोकल भाषाएं और लिटरेचर भी खूब फले फूले। असल में इसी दौर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक नींव रखी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि इन शुरुआती शासकों ने जो राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियाद रखी, उसने आने वाले साम्राज्यों और आज के भारतीय उपमहाद्वीप को कितना और किस तरह से प्रभावित किया होगा। सोचने वाली बात है।